हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है विद्या एलयू के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शिव। आज हम पढ़ाएंगे बीएससी सेमेस्टर 1 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेजर जो आपका पेपर है। टॉपिक है जो एटॉमिक स्ट्रक्चर, यूनिट आपकी 1 है। ये यूनिट इसमें यूनिट 1 का जो आपकी पहली हेडिंग है वो आप है कि है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो हम लोग शुरू करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में कि आखिर एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, कैसे। इसमें आपका जो सिलेबस है उसमें क्वांटम मैकेनिक बेस्ड मॉडल है जो कि आपको ब्रीफ में बताना है। तो ये सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं जिनको हम कवर करते हुए चलेंगे। इनको देखते हुए 1 बाय 1 हम इनको कवर करेंगे। तो फिर चलते हैं हम लोग शुरुआत में। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल है। पहले हम लोग ये जानते हैं कि जब आइटम बना तो एटम में आपका होता क्या था कि आपका एक होता है न्यूक्लियस, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहाँ पर होता है न्यूक्लियस। यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन होते हैं जिनको न्यूक्लियन बोलते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं इसके चारों ओर। ठीक है, ये बात आपको अंडरस्टैंडिंग पता है। थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल जो आया उससे सब पता चलते हैं। हम थोड़ा बोर्स का एटॉमिक मॉडल है जो एक बेस तैयार करता है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल बेस मॉडल में। यहाँ से थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो 1913 में नील्स बोर थे जिन्होंने बताया कि जैसे आपके जो प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, वो सन के चारों ओर ऑर्बिट करते हैं। सन के चारों ओर ऑर्बिट करते हैं, ठीक इसी तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के, एटॉमिक न्यूक्लियस के चारों ओर। तो बोर साहब ने कुछ पोस्टुलेट दिए। उन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन किसी एक सेम ऑर्बिट में रहता है तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता है और ना तो वहाँ पे स्लो डाउन होता है। ना तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा ना स्लो डाउन होगा अगर वो सेम ऑर्बिट में रहता है। दूसरा पोस्टुलेट इन्होंने दिया, ये जो आपके रदरफोर्ड्स की फाइंडिंग थी उनके बाद में बोर्स ने ये पोस्टुलेट दिए थे। ठीक है, ऐसा होता था कि रदरफोर्ड ने बताया कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है, लेकिन रिवॉल्व करने के टाइम पे एनर्जी रेडिएट करता है। तो एक ऐसा टाइम आएगा कि वो रिवॉल्व करते करते उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी और अंत में वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा, जिसकी वजह से हम तो सीधे बताएंगे जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर गया उसके बाद में एटम का जो एग्जिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस बात को सपोर्ट करने के लिए बोर साहब के कुछ पोस्टुलेट आए। उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा अगर वो सेम ऑर्बिट में रहता है, और वो स्लो डाउन भी नहीं होगा। दूसरा पोस्टुलेट उन्होंने ये बताया कि कोई इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जाएगा, यानी कि आप ये कह सकते हो कि हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, ठीक है, हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, या फिर दूसरा केस ये हो सकता है कि लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट जा रहा है। ठीक है, लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट में आपका जा रहा है, जंपिंग कर रहा है। तो जब ये वन ऑर्बिट अनदर ऑर्बिट में जाता है तो इसमें दो केस हो सकते हैं कि हायर टू लोअर या लोअर टू हायर। इन दोनों केस में या तो एनर्जी को रेडिएट करेगा या फिर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, या तो रेडिएट करेगा या फिर एब्जॉर्ब करेगा। ये बात हमको जानना है। जब एनर्जी रेडिएट कब करेगा? जब आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ओर मूव करेगा। जब इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस की तरफ मूव करेगा तब ये एनर्जी को रेडिएट करेगा। और ये एब्जॉर्ब कब करेगा? जब आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियस से जब दूर जाएगा तब एनर्जी को रेडिएट करेगा। तीसरा जो पोस्टुलेट है उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन किसी भी सेम ऑर्बिट में रहने के लिए उसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है वो आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स क्या है? आपका मान लीजिए Z²/4πε0 आर स्क्वायर, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम्बिक एट्रैक्टिव फोर्स है। ये आपका आपका किसके बराबर होना चाहिए? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होना चाहिए। ठीक है, mE²/r के बराबर। ये तीसरा आपका पोस्टुलेट था जो आपके बोर ने बताया। तो ये मोटी मोटी बात जो है हमको पता करना है कि हम जब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे पहुंचेंगे, यानी कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे, उससे पहले हमको कुछ चीज़ें जो है जानना ज़रूरी है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है कौन सी प्रॉपर्टीज़ रखता है। तो आपका जो डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे आपके जो पार्टिकल्स होती हैं, वेव होते हैं, इनका डुअल नेचर रहता है। जो मैटर होता है उसका भी डुअल नेचर होता है। ठीक इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल और वेव का नेचर शो करता है। तो डे ब्रॉगली जो है 1924 में उन्होंने बताया कि जैसे आपकी लाइट है, ठीक इसी तरीके से
जो आपकी मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आप मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, ये दोनों भी आपके वेव और पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है, शो करेंगी। वेव और पार्टिकल नेचर दोनों शो करेंगी। तो इसलिए इनके पास में डुअल प्रॉपर्टीज़ होगी, यानी कि वेव और पार्टिकल दोनों की, ठीक है। वेव करेक्टर एंड पार्टिकल करेक्टर, वेरियस एक्सपेरिमेंट से ये शो किया जा सकता है कि इसमें वेव पार्टिकल वेव करेक्टरिस्टिक कैसे शो करेंगे, ठीक है, और फिर जो पार्टिकल नेचर है ये कैसे शो करेंगे। डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, इनसे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ जो फिनोमेना है, वो केवल आपका वेव करेक्टर शो करेगा और बाकी आपकी पार्टिकल करेक्टर शो करता है, ठीक है। और ये जो आपकी वेव्स होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से डिफ़र करती हैं, ठीक है। कैसे कि ये तो आपके एम्प्टी स्पेस में ट्रेवल नहीं कर सकती हैं। दूसरा, इनकी जो स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है लाइट वेव्स से, ठीक है। ये बात आपको पता रहनी चाहिए, डे ब्रॉगली ने बताया। फिर इसी के बेसिस में डे ब्रॉगली रिलेशन इन्होंने बताया। तो डे ब्रॉगली ने किया क्या, एक रिलेशन दिया इन्होंने, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ मूविंग पार्टिकल की, जो मूविंग पार्टिकल है उसके वेवलेंथ और उसके मोमेंटम का यूज़ करके, तो इन्होंने क्या किया कि आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का यूज़ करा और इसको दिया। तो आइंस्टीन जो आपकी जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है वो क्या कहती है, E=h/ν या फिर E=sc/λ, ठीक है। h जो है आपका प्लैंक कांस्टेंट है, c आपका वेलोसिटी है और लैम्डा आपकी वेवलेंथ है, ठीक है। ये आपकी वेवलेंथ हो गई और ये आपका क्या हो गया, ये स्पीड हो गई और ये आपका h क्या हो गया, प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, प्लैंक्स का ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है। और दूसरा कौन हमने बोला कि आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशनशिप, बड़ी फेमस इक्वेशन है, E=mc², सबको पता है ये वाला। तो मान लीजिए इन दोनों को यूज़ करके इन्होंने क्या किया, इक्वेट करके sc/λ इजकल टू, यहाँ पर इन्होंने रखा है mc², और ये आपका कैंसिल होगा। तो कुल मिला के h/λ, ये आपका h है, ये लैम्डा और ये mc, और आपको पता है p=m/v, ये क्या होता है आपका मोमेंटम होता है, ठीक है। तो ये आपका इसके बराबर हो गया, मोमेंटम के बराबर हो गया। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर h/λ, ठीक है, h/λ इजकल टू p, या फिर आप कहोगे लैम्डा इजकल टू h/p, ठीक है। ये रिलेशन आपका दिया गया जो कि यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। ये रिलेशन आपने डे ब्रॉगली साहब ने दिया, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, इसको आगे यूज़ करेंगे हम लोग। फिर ये हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आता है, 1927 में दिया गया। इसमें बताया क्या गया कि कोई आपकी मूविंग ऑब्जेक्ट है या कोई मूविंग पार्टिकल है, मूविंग पार्टिकल की वेलोसिटी और पोजीशन को हम एक साथ में एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं कर सकते। यानी कि अगर एक टाइम पे हम सही तरीके से उसकी वेलोसिटी पता कर ले रहे हैं तो उसकी जो पोजीशन है उसमें जो है डिफरेंस आएगा, उसको हम सही तरीके से पता नहीं कर पाएंगे। या फिर अगर हमने पोजीशन को पता कर लिया तो वहाँ उसकी वेलोसिटी को नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने एक अपना मैथमेटिकल रिलेशन दिया, Δx × Δv > h/4π। ये हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है कि आप किसी भी मूविंग पार्टिकल की एक किसी पर्टिकुलर सेम टाइम पे पोजीशन और वेलोसिटी या फिर मोमेंटम आप एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं कर सकते। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आता है। फिर अब हम लोग आते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे, जो आपका क्वांटम मैकेनिकल बेस्ड मॉडल है। हम लोगों ने समझा कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन था उसमें क्या, एक तो इलेक्ट्रॉन के पास में आपने ये भी जानना कि वेव नेचर है, और दूसरा आप इसका पार्टिकल नेचर, दोनों आपको पता है। यहाँ पर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हमने क्या पता किया कि ना तो हम एग्जैक्ट पोजीशन और ना तो हम उसका एग्जैक्ट मोमेंटम पता कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जब एग्जैक्ट पार्टिकल मोमेंटम हम नहीं पता कर पाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम ये करेंगे कि आप किसी भी माइक्रो पार्टिकल की जो आपकी वेलोसिटी है उसको कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी से रिफ्लेक्ट करेंगे या उसको रिप्लेस कर देंगे प्रोबेबिलिटी की टर्म के, कि इसकी एक प्रोबेबिलिटी है पाए जाने की। तो हम क्या कहेंगे, देयर इज़ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर रीजन या स्पेस या फिर पर्टिकुलर डायरेक्शन में पाएंगे।
एस इलेक्ट्रॉन के केस में ऐसा एस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऐसा किस नहीं होता, क्योंकि उनका जो शेप होता है स्फेरिकल होता है, वो सभी डायरेक्शन में पाए जाएंगे। बाकी आपके जो पी हैं वो या तो एक्स वाई या जेड किसी भी डायरेक्शन में आपके ऑर्बिटल्स अलाइंड होंगे। ठीक है। तो 1927 में डे ब्रॉगली साहब क्या श्रोडिंगर साहब क्या किए थे, डे ब्रॉगली रिलेशन को, और फिर क्या किया, जो स्टैंडिंग वेव्स का डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका यूज़ करके एक मैथमेटिकल फॉर्म दिया। उस मैथमेटिकल फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है। और इस इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, जो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर सिस्टम्स हैं उनके बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट पॉइंट यानी कि एक्स वाई या जेड में क्या है, साई स्क्वायर के बराबर होता है। खैर पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन हम लोग कर सकते हैं इसके बारे में यानी कि इसका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का डेरिवेशन हम लोग कर सकते हैं। खैर पूछा तो नहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन कर लीजिए। मान लीजिए कि आपकी कोई स्टैंडिंग वेव है, जैसे कि वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है या जिसकी वेवलेंथ आपकी, ठीक है, स्टैंडिंग वेव कोई आप मान लीजिए, उसकी क्या है, आप स्टैंडिंग वेव है, उसकी वेवलेंथ आपको पता है लैम्डा है। ठीक है। और किसी भी डायरेक्शन में जो उसका एम्पलीट्यूड है वो एक्स है। ठीक है। एम्पलीट्यूड आपका क्या होगा, एक्स है, एम्पलीट्यूड एक्स है, जिसको हम एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दिखाएंगे। ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स शो करेंगे। तो यहाँ पर ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, डी स्क्वायर फंक्शन ऑफ एक्स अपान डी एक्स स्क्वायर इजकल टू -4 पाई स्क्वायर अपान लेमडा स्क्वायर। ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। अब मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है जिसको आप एज ए वेव कंसीडर कर रहे हो। ठीक है, आपने कोई इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन कंसीडर्ड एज ए वेव, वेव की तरह आपने मान लिया। ठीक है। और ये क्या कर रहा है, वेव मूविंग इन ए सिंगल डायरेक्शन, पहले एक मूविंग इन ए डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो इक्वेशन आएगी, आपने ये डी स्क्वायर साई अपान डी एक्स स्क्वायर इजकल टू -4 पाई स्क्वायर अपान लेमडा स्क्वायर, और ये साई, ये आपने इक्वेशन सेकंड मानी। अब दूसरा केस क्या है कि आपके पास में मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है आपका सिंगल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, वो मूव करेगा 3 डायरेक्शन में। ठीक है, यानी कि आपका इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन में मूव इन एक्स वाई एंड में मूव इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। ठीक है, ये तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसको। तो यहाँ पर इन तीनों डायरेक्शन के लिए डेल स्क्वायर साई अपान डेल एक्स स्क्वायर डायरेक्शन के लिए फिर डेल स्क्वायर साई अपान डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल साई स्क्वायर अपान डेल जेड स्क्वायर इजकल टू -4 पाई स्क्वायर अपान लेमडा स्क्वायर साई। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर आपका 3 हो गया। अब इन तीनों डिफरेंशियल इक्वेशन को आप लोग कैसे एक सिंबल से रिप्लेस कर दो, ये इसको हम लोग बोलते हैं लैप्लेसियन मैथमेटिकल ऑपरेटर, लैप्लेशियन मैथमेटिकल ऑपरेटर, मैथमेटिकल ऑपरेटर, इससे हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर तीनों को रिप्लेस कर दिया, इन्वर्टेड डेल साई लैप्लेसियन इक्वेटर, फिर यहाँ पे लाप्लेशियन ऑपरेटर, फिर यहाँ पर 4 पाई स्क्वायर अपान लेमडा स्क्वायर, और ये हुआ आपका साई। यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर आप 4 बता दीजिए। ठीक है। अब हम लोग मूव करेंगे डे ब्रॉगली जो थे वो क्या रिलेशन दिए थे, उन्होंने बताया कि आपका जो लेमडा है वो h/mv के साथ ये रिलेशन आपका रखता है। इसको इक्वेशन नंबर आप 5 दे दीजिए।
और इस लैम्डा को आप ना इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, ठीक है। जब वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका ये आएगा कुछ इस तरीके से, डेल स्क्वायर इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इंटू साई, ठीक है, प्लस 4, जब आप इधर लाए 4 पाई m स्क्वायर वी स्क्वायर अपान एच स्क्वायर इंटू साई इक्वल टू 0। ये आप इक्वेशन नंबर 6 रख लीजिए। फिर आपको पता है जो टोटल एनर्जी होता है इक्वल टू के प्लस वी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, और फिर आप क्या करेंगे, के इक्वल टू यानी कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ई माइनस वी। और यहाँ पर पोटेंशियल आपका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू ई माइनस वी। तो हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। यहाँ पर वी स्क्वायर इक्वल टू 2/m ई माइनस वी, और यहाँ पे जो है इसको जो वी स्क्वायर है इसकी वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 6 में डालेंगे। वी स्क्वायर वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर आपका 6 कौन सा था, ये इस वाले में आपको डालना है, इस वाले पर्टिकुलर इक्वेशन में आपको डालना है। तो जब आप यहाँ पे डालेंगे तो ये आपका आएगा +8 पाई स्क्वायर m/h स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इक्वल टू 0। ये आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का डेरिवेशन है, ठीक है। आप लोग कर लीजिएगा, पूछ देगा तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे आगे। इसमें देखना है कि रेडियल वेव फंक्शन और एंगुलर वेव फंक्शन क्या होता है। हमको पता करना है इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन उसी के लिए है, बताती है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है या फिर जो ऑर्बिटल्स हैं उनका ओरिएंटेशन क्या है। तो जो रेडियल वेव फंक्शन होता है ये एटॉमिक ऑर्बिटल का पार्ट होता है, ठीक है। जो ये बताता है ये किस पे बात पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। डिस्टेंस जो आर है उसकी न्यूक्लियस के से डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ये आपका क्या बताएगा, इट डिस्क्राइब्स द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस इलेक्ट्रॉन वेव्स इन वेरीज विद रेडियस। यानी कि ये बताएगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो डिस्टेंस के साथ में या रेडियस के साथ में कैसे चेंज होता है। जो आपका रेडियल फंक्शन आर है इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, लेकिन आर स्क्वायर जो है प्रोबेबिलिटी बताता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन ए स्मॉल वॉल्यूम डी वी कि नियर द पॉइंट एट विच आर इज, जहाँ पर आप आर मेज़र कर रहे हो। दूसरा रेडियल वेव फंक्शन क्या होता है, डिटरमाइन द साइज ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की साइज़ को बताएगा, और नंबर ऑफ रेडियल नोड्स के बारे में आपको बताएगा। किन बातों पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन द क्वांटम नंबर, आपका मेन क्वांटम नंबर यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, और एजीमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगा, एंड डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। दूसरा आपका है एंगुलर वेव फंक्शन। एंगुलर वेव फंक्शन इसको आप रिप्रेजेंट करोगे ए इक्वल टू AML। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स का पार्ट होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स वेव फंक्शन ये किस बात पे डिपेंड करेगा, एंगुलर कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करेगा, थीटा एंड फाई पे डिपेंड करेगा। ये क्या बताता है, ये आपका शेप बताएगा, ओरिएंटेशन बताएगा ऑर्बिटल का स्पेस में। कोई भी ऑर्बिटल है उसका शेप और ओरिएंटेशन क्या है स्पेस में, इस बारे में आपका एंगुलर वेव फंक्शन बताता है। फिर क्या बताएगा, डिटरमाइन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ एंगुलर नोड्स। जो एंगुलर नोड्स हैं उनका नंबर कितना है और अरेंजमेंट कैसा है ये डिफाइन करेगा। ये किन बातों पे डिपेंड करेगा, आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगा। हमको पता है कि रेडियल वेव फंक्शन, बोथ दीज रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन कंट्रीब्यूट टू द टोटल वेव फंक्शन। यानी कि आपका जो रेडियल वेव फंक्शन है और एंगुलर वेव फंक्शन ये दोनों एक साथ मिल करके आप क्या करते हैं, रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन ये दोनों आपस में मिल करके ये इलेक्ट्रॉन की
पोजीशन यानी कि स्थिति के बारे में बताते हैं साई, ठीक है। ये कुल मिलाकर दोनों आपस में मिल करके साई बनाते हैं, ठीक है, इसके बारे में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल्स का शेप पढ़ना है हम लोगों को कि कैसा शेप होता है। किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप पता करने के लिए हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है रेडियल वेव फंक्शन और एंगुलर वेव फंक्शन, दोनों की ज़रूरत पड़ती है। उन दोनों के बाद में इतना ज़्यादा हम लोगों को डेराइव करने की ज़रूरत है नहीं सिलेबस के अकॉर्डिंगली। लेकिन जो एस ऑर्बिटल का शेप होता है, स्फीयर होता है अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अराउंड आपका एक स्फेरिकल शेप में आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है। डायरेक्शन इसकी आपकी कोई भी हो सकती है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपके एस ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, ठीक है। 1s है तो इसमें कोई आपका नोड नहीं होगा। अगर मान लीजिए 2s है तो उसमें नोड्स होती हैं, ठीक है। ये मान लीजिए 2s है तो इसमें एक एंगुलर नोड्स पाई जाएगी, ठीक है। नोड्स आपकी पाई जाएंगी, रेडियल नोड एंड एंगुलर नोड, ये दोनों तरीके से। सिमेट्री कैसी होगी, स्फेरिकल सिमेट्रिक होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बराबर रहेगी। ये किस बात पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस से डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्शन से मतलब नहीं है। नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल्स पर सेल 1, ठीक है। पर सेल में नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल कितना होता है, 1 होता है। किसी भी डायरेक्शन में अरेंज हो सकता है, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं आगे, पी ऑर्बिटल्स। पी ऑर्बिटल आपका डम्बेल शेप होता है। दो लोब्स जो होंगे न्यूक्लियस के दोनों अपोजिट साइड में प्रेजेंट होंगे। सिमेट्री डायरेक्शन होगी विद ए नोडल प्लेन, ठीक है। एक नोडल प्लेन होगा जो आपके न्यूक्लियस से पास कर रहा होगा। ऑर्बिटल पर सेल कितने होंगे, 3 होंगे, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। और ये जो तीनों ऑर्बिटल्स हैं ये एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन में अलाइन रहेंगे। पी एक्स वाला जो है एक्स डायरेक्शन में अलाइन रहेगा, पी वाई वाला आपका कहाँ पे अलाइन रहेगा, पी वाई डायरेक्शन में। और जो पी जेड है वो जेड डायरेक्शन में उसके जो ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल लोब्स, वो अलाइंड होंगे। फिर आपका आता है डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल आपका डबल डम्बल होता है या फिर क्लोवर लीफ लाइक होता है, ठीक है। इनकी जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हैं डी ऑर्बिटल्स के लिए, वो पांचों ऑर्बिटल्स के लिए ये दी हुई हैं, ठीक है। 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये पांचों ऑर्बिटल्स को आप लोग डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स टू वाई टू और डी जेड टू से आप लोग डिटरमाइन करते हो। फिर इसमें क्या है कि जो शेप है, फर्स्ट 4 डी ऑर्बिटल्स का शेप सिमिलर होता है, लेकिन जो आपका पांचवा होता है यानी कि डी जेड टू, इसका शेप थोड़ा डिफरेंट होता है। डी जेड का शेप तो डिफरेंट होता है, लेकिन जो इनकी एनर्जी है, एनर्जी सभी ऑर्बिटल्स के बराबर ही होती है, यानी कि एनर्जी सेम होती है, बस शेप जो है एक ऑर्बिटल का आपका डिफरेंट होता है। ये आपके शेप्स हैं, ठीक। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे, पहुंच जाते हैं ऑफ द प्रिंसिपल पे। ये क्या कहता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ये बात करता है ऑफ द प्रिंसिपल, कहता है कि इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, ठीक है। किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल टेक्स प्लेस, ठीक है, टेक्स प्लेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, यानी कि वो एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करता है। तो सबसे पहले जो आपका लोएस्ट एनर्जी का ऑर्बिटल्स होगा वो सबसे पहले भरा जाएगा, और फिर उसके बाद में उससे हाइयर एनर्जी, फिर देन और हाइयर एनर्जी में भरा जाएगा। और इस वजह से आपका जो आता है मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इससे पता चलेगा। जो ऑर्डर होता है ऑर्बिटल का फिलिंग, वो n+l रूल से दिया जाता है। n यानी कि मेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l एजीमुथल क्वांटम नंबर आपका होता है, ठीक है। इसको हम लोग ये भी बोलते हैं सीक्वेंस रूल, ठीक है, सीक्वेंस रूल, ठीक है। सीक्वेंस, इस सीक्वेंस से आपको भरते हैं। ऑर्बिटल्स विद लोअर n+l वैल्यूज आर फिल्ड फर्स्ट, और जिनका हाइयर n+ वैल्यू होगी, हाइयर n+l वैल्यूज, वो सब्सिक्वेंटली भरे जाएंगे। और फिर जो आपका ऑर्डर ऑफ फिलिंग है, ये आपका जो चार्ट है, इस चार्ट के बेसिस पे आप लोग बता सकते हो
यहाँ पर जो दिया है ये आपको ऐसे, ठीक है, इस तरीके से मूव कर सकते हो, या फिर आपका 1s 2s 2p 3s, ठीक इसी तरीके से एनर्जी के इंक्रीजिंग आर्डर में ये आपके दिए हुए हैं, ऐसे ऑर्बिटल्स भरे जाएंगे। ठीक है, ये आपका आफ्बा प्रिंसिपल है, यही बात करता है। फिर हम लोग पढ़ रहे हैं कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स सेम, यानी कि किसी भी सिंगल एटम में कोई दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी सभी जो चारों क्वांटम नंबर्स हैं, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या फिर स्पिन क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, कोई एक तो डिफर करेगी। ठीक है, और इनका ये भी कहना है कि केवल दो इलेक्ट्रॉन्स ही आर्बिटल्स को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, यानी कि कोई भी आर्बिटल्स है उसमें आपके केवल दो ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन के साथ में। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन आएंगे या फिर एंटी पैरेलल होंगे एक दूसरे के, कहीं पे भी। फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी एकोमोडेटेड इन ईच एनर्जी लेवल कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस प्रिंसिपल। और पॉली का जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, इससे आप ये बता सकते हो कि किसी भी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पर कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, मेन एनर्जी लेवल यानी कि जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, ये आपका बताता है कि मेन एनर्जी लेवल क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके पास में, यहाँ पर पहले तो बात करते हैं कि पॉलीज का रूल कहता क्या है। ये अगर मान लीजिए आपके पास में 1s इलेक्ट्रॉन है, 1s2 है, तो यहाँ पर आपका n=1 होगा। ठीक है, आपकी L जो है 0 होगी, क्योंकि L का जो है SPDF के लिए फिक्स है, और M की वैल्यू 0 रहेगी, लेकिन आपका जो S है यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर एक +½ होगी और एक -½ ठीक है, ये दोनों की डिफरेंट करेगी, किसी भी में अलग अलग हर, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो भी रहेगा उसकी क्वांटम चारों जो क्वांटम नंबर्स हैं सेम नहीं हो सकती, दिस इज़ रूल। फिर आप ये जो बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो आप विच कैन बी एकोमोडेटेड, विच कैन बी अकोमोडेटेड इन पर्टिकुलर एनर्जी लेवल। ठीक है, यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ये पॉली के जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है उससे बता सकते हैं। मान लीजिए आपके पास में एनर्जी लेवल 1 है, तो आप इसमें बताइए कि कितने आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पे L की वैल्यू जो है आपकी कितनी होगी, 1, 0, M की वैल्यू आपकी क्या है, 0, और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, S= यहाँ पर, यानी कि एक तो पहला +½ और -½ ठीक है, यानी कि इसमें जो है दो इलेक्ट्रॉन्स आपके हो सकते हैं इस एनर्जी लेवल पे। ठीक है, 2s इलेक्ट्रॉन्स। फिर आप मान लीजिए कि आपके पास में एनर्जी लेवल आपका सेकेंड एनर्जी लेवल है। ठीक है, यहाँ पर L की वैल्यूज़ जो हैं आपकी 0 और 1 पॉसिबल है। ठीक है, और ml की वैल्यू यानी कि जो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, एक तो आपका 0 हो सकता है, एक दूसरा आपकी पॉसिबिलिटी इस वजह से आपकी -1, 0, और तीसरी आपकी कौन सी हो सकती है, +1। ठीक है, और ये 0 वाली स्टेट में आपके जो हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, +½ और यहाँ पर आपके हो सकते हैं -½ यानी कि यहाँ पर आपके आए 2s इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फिर यहाँ पर इस वाली पर्टिकुलर लेवल में दो इलेक्ट्रॉन, यानी कि आपका +½ और -½ यहाँ पर भी आपके दो आएंगे, +½ एंड -½ और इधर भी आपके आएंगे दो, यानी कि +½ एंड -½ तो इसमें कैलकुलेट करेंगे 2 2 4 2 6, यानी कि 6 जो है p इलेक्ट्रॉन्स आपके होंगे। ठीक है, तो इस एनर्जी लेवल में आप 6, और टोटल आपके यानी कि सेकेंड जो एनर्जी लेवल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स आपके हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं।
ठीक है, ये आपको पता चलेगा पॉली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से। आपसे अगर कोई ऐसा सवाल करता है तो आप इसका जवाब देंगे। तो फिर अगला जो है आपका कंसेप्ट वो आता है हुंड मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल या हुंड्स मल्टीप्लिसिटी रूल। ये रूल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग किसी भी ऑर्बिटल में तब तक नहीं होगी जब तक कि हर एक यानी कि हर पर्टिकुलर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इन पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स कैन नॉट अकर अंटिल ईच ऑर्बिटल गिवन ऑफ ए गिवन सबसेल कंटेंट वन इलेक्ट्रॉन ईच आर सिंगली ऑक्यूपाइड। जब तक सिंगली ऑक्यूपाई नहीं होगा तब तक ऐसा नहीं हो सकता है। मान लीजिए आपके पास में यहाँ पर छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन के साथ मान लीजिए बोरान का 5 ले लीजिए B5, लेकिन छोड़िए यहाँ पर 1s2 2s2 2p2, इसमें तो पेयरिंग का केस ही नहीं आ रहा है। इनमें भी मान लीजिए यहाँ पर पहले 1 2 पेयरिंग हो जाएगा, फिर दूसरा 1 2 और 3 1 2 3 2 आया 6 2 6। ठीक है, आप मान लीजिए इसका नियॉन का 10 है। ठीक है, और यहाँ पे 2p6 लास्ट में आएगा। तो यहाँ पर इसका ऐसे करिए 1 2 3 1 2 3। पहले केस ऐसे आएगा, पेयरिंग अब इसके बाद स्टार्ट होगी यहाँ पे ऐसे। उन साहब का कहना ये था। ठीक है, व्हेन एटम आर इन ग्राउंड स्टेट द इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई द लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी। जब आपके एटम्स ग्राउंड स्टेट में होंगे तो लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी को ऑक्यूपाई करेंगे। मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट इज़ वन विच देयर इज़ ए मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कह रहे हैं कि जो मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट होगा वो कौन सा केस होगा जहाँ पर आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि जहाँ पर सेम यानी कि पैरेलल डायरेक्शन में, ठीक है, पैरेलल डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स हैं, वहाँ वो वाला भी केस क्या होगा आपका मोस्ट स्टेबल आएगा। मोस्ट स्टेबल पैरेलल डायरेक्शन का सीधा मतलब यही है कि आपके जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो स्पिन जो है उनका सेम रहने वाला है। ठीक है, अब हुंस रूल के बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग कई सारी चीज़ें पता करते हैं। आप जब बात करोगे कि कोई भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है किसी भी एलिमेंट्स की, वो किन बातों पे डिपेंड करती है, वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि जो उनकी लास्ट सेल है या जो आउटर सेल है उनका अरेंजमेंट कैसा है। ठीक है, आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं और उनका अरेंजमेंट क्या है, इस बात पे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं। ठीक है, और जो एलिमेंट्स जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हैं के बेसिस पे, यानी कि जो उनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस सबसेल में जा रहा है, ठीक है, उसके बेसिस पे हम लोग इनको एज ए ग्रुप अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप में अरेंज करते हैं। तो इस बेसिस पे, और जो आपके सेम ग्रुप में होते हैं वो सेम प्रॉपर्टीज़ यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी सिमिलर होती हैं। ठीक है, सेम ग्रुप में जो भी पीरियोडिक टेबल है वो आपका ग्रुप और पीरियड्स में डिवाइडेड है। ग्रुप आपके 18 हैं और पीरियड आपके कितने हैं, 7 पीरियड्स आपको है। ये आपके हॉरिजॉन्टल कॉलम हैं और ये आपके वर्टिकल कॉलम्स हैं यानी कि जो ग्रुप हैं। ठीक है, तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हम लोग डिटरमाइन क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि आफ्बा रूल। ठीक है, आफ्बा रूल या फिर आप उसको कह सकते हो सीक्वेंस रूल। ठीक है, सीक्वेंस रूल, सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग इसमें यानी कि n+l के हिसाब से आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है,
तो इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी को डिटरमाइन करना। दूसरा आप क्या प्रेडिक्ट करोगे, इन प्रेडिक्टिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, जो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को प्रेडिक्ट करना है। या फिर इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक जो स्पेक्ट्रा है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा के इंटरप्रिटेशन में यूज़ कर सकते हो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। और मैं यहाँ पर आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर एक जो पर्टिकुलर एलिमेंट है उसका नहीं कराने जा रहा, ठीक है। मान लीजिए कि हम एक करके देख लेते हैं, कोई भी है, सोडियम का ही कर लेते हैं 11। तो यहाँ पे आप कर लीजिए 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। मेरे ख्याल से ये हो गया है। और ये आप लोग ऑफ बार रूल, ठीक है, ऑफ बार रूल के अकॉर्डिंगली आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स का कर सकते हो, ठीक है, n+l सीक्वेंस रूल लगा करके इन दोनों के बेसिस पे, ठीक है, सभी एलिमेंट्स का। इतने तो होशियार आप लोग हैं, क्लास 12 से करते आ रहे हैं। चलिए अब अगला जो टॉपिक है वो हम देखते हैं कौन सा है। अब बात आएगी इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मान लीजिए कि आपके पास में एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है और यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपकी सेल्स हैं KLMN, ठीक है, इसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास में आपका चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स के पास में कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, ठीक है, कैसा चार्ज है, निगेटिव। तो आपको पता है कि जो पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं इन दोनों में अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन में होगा अट्रैक्शन होगा, जो इनका इंटरेक्शन होगा वो कैसा होगा, अट्रैक्टिव इंटरेक्शन होगा। अब इन दो, यानी कि एक ये पर्टिकुलर सेल है और ये पर्टिकुलर सेल से, इनमें इलेक्ट्रॉन तो हैं, इन दोनों पर्टिकुलर सेल्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज हैं, निगेटिवली चार्ज। तो आप जानते हैं कि जहाँ पर निगेटिव निगेटिव हुआ यानी कि लाइक चार्जेस होंगे, वहाँ पर क्या होता है, रिपल्सन होता है, ठीक है। तो दो कहानी आपको पता चल गई। कौन सी कहानी, एक तो ये कि न्यूक्लियस और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं इन दोनों के बीच में आपका एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है डिफरेंट सेल के या सेम सेल के, इनके बीच में आपका कैसा लग रहा है, रिपल्सिव टाइप का इंटरेक्शन हो रहा है। दो बात आप क्लियर कर चुके हो। इससे अब हम लोगों को बढ़ना है आगे। कहानी क्या है, कहानी ये है कि आपका जो न्यूक्लियस है ये एक फोर्स लगा रहा है या फिर एक कोशिश कर रहा है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारी तरफ आए, और जब इनकी तरफ आएगा तो एक फोर्स लगेगा जिसको आप लोग बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। क्या बोलोगे आप लोग, न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। यहाँ पर जो आपके न्यूक्लियस के पास में होगा, ठीक है, जो आपके न्यूक्लियस के पास में होगा उसमें क्या होगा, ज़्यादा फोर्स लग रहा होगा। जो न्यूक्लियस के पास में होगा यहाँ पर इसके क्या लग रहा है, ज़्यादा इफ़ेक्टिवली यहाँ पर न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर पा रहा है। और जैसे जैसे हमें दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे जो है अट्रैक्शन का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे जैसे क्या कर रहा है, इफ़ एन इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस से दूर है, तो ये क्या कह रहे हैं कि इनके बीच में मोस्ट ऑफ द जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में आ जाएंगे, ठीक है। और ये जो बीच वाले आउटर इलेक्ट्रॉन जो हैं इनके बीच और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा ये इन वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कुछ ना कुछ घटा दिया जाएगा, कम किया जाएगा।
क्योंकि जो पॉजिटिव और निगेटिव के बीच का इंटरेक्शन है वो कम होगा। कम क्यों होगा भाई? क्योंकि यहाँ पर जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं कहेंगे भाई थोड़ा थोड़ा हमको दे दो, ठीक है, फिर जाओ। एक तरीके से करेंगे सील्डिंग। तो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन पे फोर्स लगेगा कम, ठीक है। आउटर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उन पे फोर्स लगेगा कम। जब इन पे कम लगेगा तो उसमें हम कहेंगे कि वो एक ऐसा चार्ज एक्सपीरियंस करेंगे जो कि कुछ ना कुछ आपके जो एक्चुअल चार्ज है उससे कम कर रहे हैं। तो हम लोग उस पर्टिकुलर चार्ज को बोलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलेंगे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो हमेशा न्यूक्लियर चार्ज से कम होगा। कम क्यों होगा? क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट आएगा, ठीक है। स्क्रीनिंग फैक्टर यानी कि जो आउटर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो इंटरेक्शन है उसको कौन सील्ड कर रहा है, कौन स्क्रीन कर रहा है? जो आपके इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इनर सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके द्वारा। जो आपका जेड इफेक्टिव यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो किस बात पे डिपेंड करता है? स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उस पर्टिकुलर आर्बिटल में, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, ठीक है। पहला तो किस बात पे डिपेंड करेगा कि वो खुद पर्टिकुलर आर्बिटल्स में प्रेजेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देन आर्बिटल, और फिर जो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उस बारे पे भी डिपेंड करेगा। तो ये जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज टोटल चार्ज माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट आएगा। स्क्रीनिंग कांस्टेंट किसकी वजह से आएगा? जो आपके इनर सेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो, उनकी वजह से, ठीक है, आएगा। तो स्क्रीनिंग पावर कैसी होती है डिफरेंट ऑर्बिटल्स की? जो आपके NS ऑर्बिटल्स में होंगे उनकी स्क्रीनिंग या सील्डिंग पावर सबसे ज़्यादा होगी, NP में फिर कम। ये आपका एक डिक्रीजिंग आर्डर है, ठीक है। कैसा आर्डर है? डिक्रीजिंग आर्डर है आपका सील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट का, ठीक है। जैसे जैसे आपका ये इधर जाओगे वैसे वैसे इनकी स्क्रीनिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। या फिर आप कह सकते हो जो NS या S ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है। जो S ऑर्बिटल्स होती हैं उनकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है। पेनिट्रेशन पावर का मतलब ये है कि ये आपका जो है न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब तक जा पाने की क्षमता जो है S ऑर्बिटल्स में होती है, ठीक है। S ऑर्बिटल्स में होती है क्योंकि इनका जो शेप होता है स्फेरिकल होता है, ठीक है। शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, तो आसानी से इसके पास तक जा सकते हैं। फिर ये जो आपके आते हैं NP जो भी ऑर्बिटल्स होते हैं, P ऑर्बिटल्स, फिर आपका ये D ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। इनके स्क्रीनिंग के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे। ये बात हम लोगों की क्लियर हो गई कि हाँ भाई जो भी हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं और किस तरह के इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी कि अगर S ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ज़्यादा स्क्रीन कैपेसिटी होगी, यानी कि ज़्यादा अच्छी तरीके से सील्डिंग करेंगे, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा और ज़्यादा कम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एप्लीकेशन क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का एप्लीकेशन क्या है? इनकी एप्लीकेशन भी कोई, तो आप जेड यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि जेड इफेक्टिव के बेसिस पे बता सकते हो कि कैटायन जो है, एक कैटायन इज स्मॉलर देन इस पेरेंट आयन। यानी कि आपका जो ये पेरेंट आयन है सोडियम, मान लीजिए जब ये आपका जाता है इस स्टेट में, कैटायनिक स्टेट में, तो इसके साइज छोटा हो जाता है। साइज छोटा हो जाएगा, साइज डिक्रीज होगा। तो क्यों साइज डिक्रीज? इसलिए होता है क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन निकलता है और आपका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से साइज छोटा होता है। और एनायन के केस में आपका क्या होता है कि साइज बढ़ जाता है, ठीक है, साइज बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पर आपका नंबर ऑफ ऐसे सेल्स क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं, ठीक है, इस तरीके से। फिर जब ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल, जो सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या है? आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब होता है कि गैसियस स्टेट में किसी भी एटम से, गैसियस स्टेट में किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। ये आप बोलते हो क्या?
आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो पहला जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का रिमूवल जब होगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूवल, तो ये आपकी बोली जाएगी फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। और जब आप सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो सेकंड, फिर अगर आप थर्ड निकाल पा रहे हो तो थर्ड होगी, अगर आपके पास पावर ज़्यादा है तो आप चौथा भी निकाल सकते हो। तो ये सारी आपकी ये सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल्स हैं, इनको आप लोग कहते हो। तो जो सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल है उनकी वैल्यू लगातार बढ़ती जाती है, क्योंकि आउटर इलेक्ट्रॉन निकलते जाते हैं और न्यूक्लियस से आउटर जो इलेक्ट्रॉन की दूरी है वो डिक्रीज़ होती जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता जाता है और वो अलाउ नहीं करता है कि बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को आप निकालेंगे। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो भी स्टेबिलिटी ज़्यादा शो करते हैं। फिर क्या कहना है कि अब हमको ये देखना है कि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो आपका ग्रुप में, पीरियोडिक टेबल भाई हम लोगों ने बनाई है एक पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो इसमें ग्रुप में जाने पर यानी कि अप टू डाउन, और यहाँ पर पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाने पर क्या चेंजेस आते हैं। तो जब आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ग्रुप में अप टू डाउन यानी कि ऊपर से नीचे आने पर ऑलमोस्ट सेम रहता है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई नोटिसेबल चेंजेस नहीं होते हैं। लेकिन जब आप लेफ़्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जाते हो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो बढ़ते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो इंक्रीज करते हैं, लेकिन नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज नहीं करती हैं। जब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज नहीं करेंगी तब आपका क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स जब इंक्रीज नहीं करेंगी तब आपका केस आ जाता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ जाता है। मान लीजिए यहाँ पे आप जा रहे हैं, देख लीजिए, आप कोई भी ले लीजिए एक सेल चार, पाँच, छः, सात, इनका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो इंक्रीज करता जाता है, ठीक है, क्योंकि लगभग इनकी जो सेल होती है सेम रहती है, सेल सेम रहती है, और डिफ़र क्या करता है, ये डिफ़र इन या फिर आप ऐसा कर सकते हो इंक्रीज इन प्रोटॉन्स, ठीक है, प्रोटॉन्स बढ़ते हैं इसलिए इनका जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, ठीक। ये बात तो थी, ये हम लोगों को जो है चैप्टर यहाँ से एंड होता है। ये जो पहला यूनिट का जो पहली सब यूनिट है वो यहाँ से एंड होती है। और आपको लेक्चर ये कैसा लगा आप फीडबैक दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में शालीनता से, और आप सुविधानुसार शेयर भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों को बता भी सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।